नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए लगातार सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें 7 सीरीज हो गई है। आज 8वीं सीरीज होने जा रही है। इस सीरीज का विस्तृत उत्तर भी PDF में दिया जाता है, ताकि जो लोग लेक्चर से ना सुन पाएँ, ना समय निकाल पाएँ, ना लिख पाएँ, तो कम से कम प्रश्नों को पढ़कर भी तो लिख सकते हैं। इसीलिए उसका विस्तृत उत्तर का PDF भी दिया जाता है। और लगातार लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर अभी लिखने में बहुत टाइम लग रहा है और लिख नहीं पा रहे हैं। वैसे लोगों को सुझाव है कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आपने सामान्य जीवन में देखा ही होगा कि मंच पर बोलने की कला कुछ लोगों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर ज्ञान देखा जाए तो उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होती है। लेकिन ज्ञान नहीं है, फिर भी बोलने की कला बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर मंच पर बोलने के लिए कह दिया जाए तो उनका पैर कांपने लगता है। लिखने की कला अगर आप देखें तो पेंटर को आपने देखा होगा, कितने अच्छे कितने सुंदर तरीके से एक एक अक्षर को लिखता है। जो वॉल पेंटिंग करता है उसको देखिए, लेकिन अगर ज्ञान देखिए तो ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है उसको। और कुछ लोग इन सभी कलाओं में प्रवीण हैं। तो ऐसा क्यों? प्रवीण इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है। आप लोग तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप जानते ही हैं, आपने दोहा भी पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भाई, आज आप इस पायदान पर हैं कि आपने स्क्रीनिंग परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किया है, तो ये कहाँ से आपको आ गया? कहाँ से आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर ले रहे हैं? क्योंकि आपने ज्ञानार्जन किया है, आपने अभ्यास किया है। ठीक इसी तरीके से लिखने का भी अभ्यास करेंगे तो आप भी बेहतर तरीके से लिख लेंगे। तो इसलिए इसमें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिख पा रहे हैं तो अभ्यास कीजिए, और अभ्यास से ही सारी चीज़ें संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। आज के सीरीज में जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने पहले ही बताया है कि अभी 2 सीरीज और होंगी, और उस 2 सीरीज में अभी जो चल रहा है, साहित्य का इतिहास कराया जा रहा है और कविता। साहित्य का इतिहास और कविता, ये 2 इकाई इस समय चल रही हैं। ये 2 इकाई चल रही, इन्हीं पर आधारित प्रश्न दिया जा रहा है। साहित्य के इतिहास में आपने देखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पर पूरा कराया गया, आदिकाल पर कराया गया, भक्ति काल पर कराया गया, आधुनिक युग में छायावाद पर कराया गया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इस पर कराया जा चुका। जो बचा है वो रीतिकाल बचा है, जिस पर आज प्रश्न दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग, तो आज कल परसों 3 दिन में ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो रीतिकाल पर कविता है, प्रश्न है, भारतेंद्र युग पर प्रश्न है, और कविता पर प्रश्न है। तो आज के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले प्रश्न देखें, फिर इसके उत्तर पर डिटेल में हम लोग आते हैं। रीतिकाल के नामकरण तथा काल विभाजन से संबंध समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। रीतिकाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। श्रृंगार ही रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा में भेद स्पष्ट करते हुए रीति काव्यधारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रीति काव्य के तहत श्रृंगारेतर काव्य का परिचय देते हुए प्रवृत्तिगत मूल्यांकन कीजिए। रीतिकाल में आचार्य दर्शन प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए रीतिकाल के आचार्य कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतेंद्र युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। अब यहाँ से कविता पर है। असाध्य वीणा कविता का कथ्य और प्रियंबद के कृत्य को स्पष्ट कीजिए। वाणी की सार्थकता मौन में है, इस आधार पर असाध्य वीणा की विवेचना कीजिए। अंधेरे में कविता का अंधेरा प्रकृति की विवेकहीनता का, तर्कहीनता का प्रतीक है, इस आलोक में विवेचना कीजिए। अंधेरे में कविता फैंटेसी में रची गई है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। दिनकर की रचना उर्वशी का कथ्य स्पष्ट कीजिए। उर्वशी दिनकर के प्रेम काव्य की चूड़ामणि है, स्पष्ट कीजिए। दिनकर की रचना उर्वशी का पुररवा
आधुनिक मनुष्य की दुविधा का सबसे बड़ा प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। और कामायनी की यह पंक्ति दी गई जिसकी व्याख्या कीजिए। तो आज के यह प्रश्न है। 15 प्रश्न प्रतिदिन लोगों को दिया जा रहा है और आपकी परीक्षा में भी 15 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 350 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है और यहाँ पर लेक्चर में आपको 500-600 शब्दों में उत्तर बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी जाएं तो भी आप 350 शब्दों में आप लिख सकें। और भाई ये तो मानवीय प्रवृत्ति है, भूलना तो मानवीय प्रवृत्ति है, सारी चीज़ें तो आदमी कंठस्थ नहीं कर पाएगा। इसीलिए पूरा डिटेल में समझाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में समझाया जाता है, ताकि आप लेक्चर में चीज़ों को भूलते भी हैं तो भी आप 350 शब्दों में अपना उत्तर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को। और अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है लेकिन अंक तालिका आ चुकी है, उस आधार पर अगर आपके हाईएस्ट स्कोर हैं, आप रैंकिंग में हैं और जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर बैच ले सकते हैं। उसके लिए एक बार यहाँ पर आप देख लें, ये नंबर दिया गया है, इसी पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके शुल्क और सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके जो सहपाठी हैं या जो ऐसे साहित्य के अभ्यर्थी हैं जिनका हो रहा है, हाईएस्ट स्कोर है, तो वो इससे लाभान्वित हो सकें और जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न है कि रीतिकाल के नामकरण तथा काल विभाजन के संबंध में समस्याओं पर विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पर इसीलिए ये सारे पॉइंट बनवा दिए जाते हैं कि पॉइंट के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, पॉइंट के अनुसार आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले भूमिका, फिर हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल, फिर नामकरण, काल विभाजन, और इसमें जो नाम दिया गया अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, रीतिकाल, इन नामों के आधार पर आपको 350 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय, अब गौर से आप चीज़ों को सुने, एक एक पॉइंट पर गौर करें और लेक्चर सुनिए। सुनने के बाद में अपने उत्तर को लिखकर PDF में ज़रूर भेजिएगा ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके, जो आपकी गलतियां हैं उन्हें बताया जा सके और आप उसमें सुधार कर सकें। तो लेक्चर को अंत तक जरूर सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते समय सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण किया। उन्होंने तुलसीदास के बाद के काव्य को रीतिकाल नाम दिया। इस युग के धार्मिक तथा अन्य तरह के कवियों का उन्होंने अलग से वर्णन किया था। वहीं मिश्र बंधु विनोद में संवत 1681 से 1889 को अलंकृत काल कहा और उस युग के महत्वपूर्ण कवियों के नाम पर उसका उपविभाजन भी किया मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल नाम रखने के पीछे शायद यह भावना थी कि इस काल के साहित्य में चमत्कार की प्रधानता है, लेकिन काव्य के क्षेत्र में चमत्कार इस युग की ही विशेषता नहीं है, अन्य युगों में भी काव्यगत चमत्कार दिखाई देता है। मिश्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल दिया। शुक्ल जी ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा और शुक्ल जी के बाद इसका नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया गया। तो इस तर्क के पीछे, इस नामकरण के पीछे यह तर्क दिया गया कि इस काल के साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और श्रृंगार काल नाम रखने से घनानंद, आलम, बोधा जैसे कवि भी इसकी परिधि में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ विद्वानों ने इसे कला काल भी कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल में अगर बात करें तो आप ऐसे लिखें कि वास्तव में हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कवि ने ही काव्य को विशुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया। रीतिकालीन कविता अपना साध्य स्वयं थी। अपने शुद्ध रूप में रीति कविता ना तो धार्मिक प्रचार
अथवा भक्ति का माध्यम थी और ना ही सामाजिक सुधार या राजनीतिक सुधार की प्रचारिका थी। इस काल के साहित्य का अपना ही महत्व था। इस काल के साहित्य का अपना ही महत्व था। इस काल के साहित्य में ऐतिहासिक मूलक सरल कवित्व है। रीतिकालीन साहित्य के जीवन तथा काव्य के प्रति इस नवीन दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण भगीरथ मिश्र ने भी किया है। लौकिक जीवन से अनुराग रखने वाले राज्याश्रित कवियों के लिए यह मार्ग विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्हें चारण कवियों के समान केवल यशोगान के स्थान पर रीति पद्धति पर लिखकर आश्रयदाताओं को चमत्कृत करने और रिझाने का अवसर मिला। तो इस प्रकार रीति परंपरा का अपने युग के लिए ऐतिहासिक महत्व है। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से किया जा सकता है। कभी कभी नामकरण में या नामकरण के किसी दृढ़ आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी प्रभावशाली साहित्य के नाम पर ही काल का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है। और कभी कभी साहित्य सृजन की शैली के आधार पर भी काल विभाजन कर दिया जाता है। जैसे छायावादी युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया और इसके बाद इस काल का नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया गया। तो ये नामकरण के बारे में थोड़ा आपने लिखा। अब उसके बाद में नामकरण और काल विभाजन हो गया। अब यहाँ पर आप अलंकृत काल के बारे में थोड़ा लिखिए कि रीतिकाल के नामकरण की समस्या को सुलझाने का काम सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने किया। देखिए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्क्रीनिंग के लिए पढ़ा कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, श्रृंगार काल नाम किसने दिया, कला काल नाम किसने दिया, रीतिकाल नाम किसने दिया। अब ये आपको याद है, उसी में थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और फिर लिखते चले जाना है। रीतिकाल के नामकरण की समस्या को सुलझाने का काम सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विवेचन करते समय इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी, जबकि वे स्वयं रीतिकाल के कवियों को रीति ग्रंथ और उनके विवेचन को रीति कथन कह चुके हैं। फिर भी अपने विभाजन का आधार रीति को उन्होंने क्यों नहीं बनाया और इसे अलंकृत काल कह डाला? इससे तो ऐसा लगता है कि रीतिकाल की चमत्कारी प्रवृत्ति ने इन्हें रीति से अधिक आकर्षित किया, किंतु अलंकृत या चमत्कृत इस काल की विशेषता नहीं है। इस नाम को मान लेने से नामकरण की समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि अलंकार काल कहने से या अलंकृत काल कहने से इस युग की केवल एक प्रवृत्ति पर ही जोर दिया जा रहा है। आप खुद इस पर सोचिए कि केवल रीतिकाल में अलंकृत काल कह दिया जाए तो क्या सभी कवि इसके अंतर्गत आ जाएंगे? जो रीतिबद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, रीति इतर कवि हैं, क्या सभी कवि अलंकृत हैं, अलंकृत काल के तहत आ जाएंगे? नहीं। तो आप सीधे लिखिए कि इस नाम को मान लेने से नामकरण की समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि अलंकृत काल कहने से इस युग की केवल एक ही प्रवृत्ति पर जोर दिया जा सकता है, बाकी प्रवृत्तियां छूट जाती हैं। तो कहने का आशय यह है कि रीतिकाल के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही प्रबल थे। जहां इन प्रवृत्तियों ने अपनी चमत्कारी प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया, वही ये कवि अपनी भाव विवलता को भी रोक नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में इस काल को अलंकृत काल कहना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। अब आ जाइए आप श्रृंगार काल पर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रीतिकाल नाम को स्वीकार न करके और इसे एक नया नाम दे डाला, श्रृंगार काल। उन्होंने इस युग के श्रृंगार प्रमुखता को देखकर इसे श्रृंगार काल कहा। शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि क्या रीतिकालीन कवियों ने
श्रृंगार रस के समूचे अंगों का सम्यक विवेचन नहीं किया है और फिर श्रृंगार रस के प्रति अस्थायी भाव और उसके आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारियों का विशद निरूपण उनके साहित्य में कहाँ तक बन पड़ा है। तो ये शिव प्रसाद ने कहा। खैर, उनका कथन अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये लिखें कि इस काल की प्रत्येक प्रवृत्ति रीति से पोषित है और फिर इस काल की अन्य विशेषताएं जैसे कला पक्ष ये सब छूट जाता है अगर इसे श्रृंगार काल कहा जाए तो रीति काल के नामकरण की समस्या का समाधान किसी अन्य नाम से नहीं वरन रीति काल कहकर ही किया जा सकता है। अब इसके बाद फिर आ जाइए कला काल पर, जहां अन्य साहित्यकारों ने इसे रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल कहा है, वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहते हैं। उनका मानना है कि इस युग में कला पक्ष की प्रधानता थी, इसलिए इसे कला काल कहना सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन उनकी यह धारणा भ्रामक है। रीतिकालीन साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इस प्रकार संयुक्त हैं कि उसमें विभाजन रेखना खींचना कठिन व्यापार है। और फिर इस काल के साहित्य में हृदय पक्ष का उद्घाटन भी अत्यंत अनुपम है। भाई, मिश्र बंधुओं ने कहा है कि वाणी के विस्तार की सीमा यही जानते थे। भावों का कोष वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति इन्हीं में थी। रीतिकालीन कवियों के बारे में कहा है मिश्र बंधुओं ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा दिया गया कला काल नाम न तो सार्थक है और न ही समीचीन है। कला काल नाम दे देने से इस युग का भाव पक्ष स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इसे रीतिकाल ही कहना उचित है। अब आ जाइए रीतिकाल पर। रीतिकाल नाम किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया था, शुक्ल जी ने। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अन्य नामकरण भी किए गए किंतु उनका अनुसरण नहीं किया गया। आज हिंदी के सभी विद्वान और आलोचक उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहकर ही पुकारते हैं। कुछ विद्वानों ने इस नामकरण पर भी आरोप लगाया और कहा कि इस काल में रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों प्रकार के कवि हुए हैं, इसलिए इसका यह नाम उपयुक्त नहीं है। श्रृंगार काल पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके समाधान के लिए शुक्ल जी ने कहा है, और शुक्ल जी के कथन को कोटेशन के रूप में आप लिख दीजिए कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई। तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख दी। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न कुछ भी हो सकता है इस तरीके का, या रीतिकाल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाई, परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि सेम यही शब्दावली दे दी जाए। वहां पर भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप लिखें कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न प्रवृत्तियों के आधार पर किया जा सकता है, और वह प्रवृत्तियां आप यहां लिखें। रीति प्रवृत्ति और निरूपण पद्धति, इसमें आप लिखें कि इस युग में शास्त्रीय आधार पर रीति काव्य लिखने की पद्धति चल पड़ी थी। किस आधार पर? तो शास्त्रीय आधार पर रीति काव्य लिखने की पद्धति चल पड़ी थी, जिन्हें रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा गया है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, बस केवल उसको शब्द में उस शब्द को अपनी कॉपी में साकार रूप देना है। स्क्रीनिंग के लिए सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा है। तो इस युग में शास्त्रीय आधार पर रीति काव्य लिखने की पद्धति चल पड़ी थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ। रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ
कहा गया। ये रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ 3 प्रकार के होते थे। ऐसे ग्रंथ पहले में आप लिखें इस तरीके से, 3 तरीके के होते हैं। काव्य के सभी अंगों का निरूपण जिसमें किया गया हो, ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया गया हो। उदाहरण में आप दे दीजिए, काव्य निर्णय, रस रहस्य, काव्य विवेक, रस रहस्य। या अगर आपको रचना नहीं याद है तो आप भिखारी दास, कुलपति मिश्र, चिंतामणि उनका नाम दे दीजिए। दूसरा, ऐसी रचनाएं जिनमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। ऐसी रचनाएं जिसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। रचनाएं याद है तो रचनाएं लिख दीजिए, जैसे मतिराम का रसराज है, देव का भाव विलास है, पद्माकर का जगदुनोद है। तो चाहे आप रचना का नाम लिख दीजिए और चाहे आप रचनाकार का नाम लिख दीजिए, या अगर दोनों याद है आपको अच्छे से तो दोनों लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर तीसरे में ऐसी रचनाएं जिनमें अलंकार निरूपण किया गया है, जैसे जसवंत सिंह का भाषाभूषण, पद्मावत का पद्माभरण, सुरत मिश्र का अलंकार माला, भूपति का कंठाभूषण आदि रचनाएं। और फिर श्रृंगार प्रवृत्ति और स्वरूप पर आ जाएं। श्रृंगार प्रवृत्ति और स्वरूप पर लिखी कि रीतिकालीन दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रही है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, लिख ले, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, आपको लिखाते भी चल रहे हैं ताकि लेक्चर से भी आप चीज़ों को लिख सकें और लिखित पूरा उत्तर भी आपके पास आता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति काव्य के स्नायुओं में बहने वाली, रीति काव्य के स्नायुओं में बहने वाली रक्तधारा कहना चाहिए। रीतिकालीन दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है और इस श्रृंगारिकता को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि रीति काव्य के स्नायुओं में बहने वाली रक्तधारा कहना चाहिए। किसको? श्रृंगारिकता को। इस युग के काव्य को कृष्ण भक्ति की जैसी परंपरा, फारसी साहित्य की जैसी हुस्न परस्ती और इश्क मिजाजी, संस्कृत और प्राकृत के श्रृंगारी मुक्तकों की जैसी परंपरा हाथ लगी थी और आश्रयदाताओं को जिस रसिकता और विलासता का सामना करना पड़ा था, उन सब के कारण इस काव्य में तो नहीं, इस काव्य में ना तो कहीं अप्राकृतिक गोपन का भाव और ना ही दमन की ग्रंथियां हैं। ये जो काव्य है कुंठाओं से मुक्त है, घूमड़न तथा मानसिक छलना से रहित है, रूप पर रिझने का वर्णन है, नयन के प्यास का वर्णन है, शरीर सुख साधन की उत्कंठ उमंग लिए है और इनका श्रृंगार प्रेम का आदर्श तथा रोमानी साहसिकता के लिए नहीं, बल्कि इसमें विलास की रसिकता है, न कि प्रेम की एक निष्ठा स्थूल शारीरिकता है, न ही आंतरिकता। इन कवियों की सौंदर्य दृष्टि शरीर के अंगों तक ही अटकी है। शरीर के अंगों का वर्णन रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगारिकता के तहत किया है और उसका कारण था अपने आश्रयदाताओं को खुश करना। मन के सूक्ष्म सौंदर्य तक कम ही पहुंच पाती है इस समय की कविताएं और आत्मा का सात्विक सौंदर्य तो इसकी परिधि से बाहर ही था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं थी। जिस श्रृंगारिकता की बात की गई है, श्रृंगारिकता के तहत जिस नारी का वर्णन किया गया है, उसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, बल्कि विकास का एक उपकरण मात्र है। पुरुष के आकर्षण का एक केंद्र भर है, उसका सामाजिक अस्तित्व मानो कुछ है नहीं। श्रृंगारी कवि का प्रधान आकर्षण नारी का मादक रूप ही है और इस साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महिषी बन गई, महिषी नहीं बन पाई है। तो रीतिकालीन कवियों ने ना तो नारी को सामाजिक आदर दिया, ना नारित्व की महिमा। नारी को मादक और रसिकता के लिए उत्तेजक बनाने के लिए
कवियों ने उसका सहज यथार्थ रूप प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें वो गोबर पाथती, खेत निराती, घर के काम धंधे में उलझी दिखाई जा सके। उन्होंने तो नारी को गरीबी के वातावरण में भी चित्रित नहीं किया, अन्यथा वो रईसी वैभव के लिए मादक कैसे बन पाती। इसीलिए रीतिकालीन नायिकाएं विशाल प्रसादों में रहती हैं, उनके सेज की चादरें चांदनी और दूध की उज्ज्वलता को लज्जित करती हैं, उनके पायदान में बहुमूल्य मखमल का उपयोग होता है, उनकी सेवा में नियुक्त दासियां जिन पानदानों, इत्रदानों, फूलदानों का व्यवहार करती हैं, उनमें सोने चांदी की बहार रहती है। नायिकाओं के परिधान में साटन, अतलस के वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रीतिकालीन कवि दरबारों के आश्रित थे। उनके श्रृंगार में दरबारी रसिकता और विलासिता पेश करने के लिए ऐसा उन्हें करना पड़ा। अब इसके बाद रीतिकालीन, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आकर्षक उत्तर आप लिख पाएंगे। अब रीतिकालीन काव्य में अगर हम जीवन दर्शन की बात करें तो रीतिकालीन कवियों का जीवन दर्शन अस्वस्थ और संकुचित रहा है। अब आप कहेंगे सर संकुचित क्यों रहा है? जब राजाश्रय ही आजीविका हो, आप खुद सोचिए संकुचित क्यों नहीं रहेगा। आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप किसी के अंडर में हैं, तो क्या आप अपनी मनमानी कर पाएंगे? आप अपने से ऊपर के अधिकारी को खुश करने की पूरी कोशिश ही तो करेंगे। तो फिर आप खुलकर कहाँ काम कर सकते हैं, खुलकर कहाँ जी सकते हैं? फिर आपका जो जीवन होगा वो संकुचित ही तो होगा, जो आपका कार्य होगा वो संकुचित ही तो होगा। तो जब राजाश्रय ही आजीविका हो, श्रृंगारी काव्य ही कर्म हो, रसिकता ही लक्ष्य हो, विलासिता ही साध्य हो और वाह वाह ही पांडित्य हो, तो जीवन दर्शन कैसा होगा? इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं, सहज ही की जा सकती है। अतः रीतिकाल या रीति काव्य का जीवन दर्शन स्थूल और भौतिक कहा जा सकता है, पर भौतिकता भी वास्तविक जीवन की कठोरता से संघर्ष लेने वाली ना होकर सामंतवादी रसिकता से परिबद्ध और सीमित है। जीवन रीतियों की दास्तां है, न कि वास्तविकताओं के साथ संघर्ष लेने वाली साहस भरी उमंग है। रीतिकालीन कवि प्रेम को जैसा केंद्र बिंदु बनाकर चले हैं, उसका रूप बड़ा ही निकृष्ट और हीन है। यह प्रेम न होकर रीतिबद्ध सामंती रसिकता है। इस प्रकार रीतिकालीन काव्य का जीवन दर्शन एकांगी और संकुचित होकर भी युग की हरासोन्मुख प्रवृत्ति के अनुरूप एक मोहक मधुर रमणीयता अवश्य लिए है, जो मन को विश्राम दे सकती है, रस का संचार कर सकती है। अब इसके बाद में रीतिकाल की कला और उसके स्वरूप की अगर बात करें तो रीतिकालीन काव्य कला अलंकृत है, इसमें कोई शक नहीं है, अलंकृत है। कला कैसी है? अलंकृत है, क्योंकि इसी के आधार पर तो अलंकृत काल नाम ही दिया गया है। तो अलंकृत है, उसमें चकाचौंध लाने, उसे शोभा के भार से पूरा लादने और उक्ति वैचित्र के द्वारा उसे अनूठा रूप देने वाला बड़ा निपुण प्रयोग किया गया है। और कला का यह अलंकरण अलंकारों की चमत्कारी योजना से भी हुआ है, जिसमें यद्यपि आप देखेंगे उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्त है, इन सब की प्रधानता के साथ साथ यमक, अनुप्रास, सलेस आदि अलंकार भी कम नहीं है। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि रीति काल अलंकारों का समृद्ध कोश है। अलंकारों का अधिकांश रूप में प्रयोग हुआ है। रीतिकाल की कला का अलंकरण भाषा के मधुर प्रयोग और कोमल शब्दों के चयन से भी हुआ है। भाषा में नागरिक मसृणता, एक खास नाजुक मिजाजी प्रयत्न पूर्वक कर्कश कठोर वर्ण के प्रयोग से बचाव और काव्य भाषा के लिए उपयुक्त रसिकता मिलती है। इसके लिए इन कवियों ने भाषा में व्यवस्था लाने की अपेक्षा शब्दों के टकसाली सिक्के ढालने का प्रयास अधिक किया है। उन्हें सुडौल रूप देने की कोई कोशिश नहीं की है। भाषा और शैली के अलंकरण में कला को निखार देने वाले उपमानों के जो मोती और नग जड़े गए हैं,
वो कोई नए नहीं है, परंपरागत हैं, रूढ़ हैं। कभी कभी तो ये रूढ़ इतनी अधिक है कि उसे जाने बिना प्रसंग स्पष्ट ही नहीं होता, अर्थ का चमत्कार और उक्ति का अनूठापन सामने ही नहीं आता है। ये उपमान बहुधा काम प्रतीक हैं, विलास के उपकरण हैं। इस प्रकार अलंकरण की यह सामग्री रूढ़ ही नहीं, सीमित भी है। तो यहाँ पर आपने प्रश्न संख्या 2 का पूरा सुना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर कि श्रृंगार ही रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय है। श्रृंगार ही रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो अब इसमें कवियों के जब विषय की बात आई तो रचना कौन सी है, विषय कैसा है, उसमें अलंकार का प्रयोग कैसे किया गया, भाषा क्या क्या है, तो ये मुख्य चीज़ें हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। या अगर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछा जाए कि रीतिकालीन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए, रीतिकालीन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि प्रश्न का फॉर्मेट वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से रहे। जो शब्दावलियाँ हैं उन शब्दावलियों में अंतर भी हो सकता है और वो प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। और वह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्न है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रीतिकालीन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए, तो भी आपको यही उत्तर लिखना है। या रीतिकालीन साहित्य का रचना विषय की रचनाओं का विषय क्या रहा है, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। तो जब इस तरीके से पूरा डिटेल और 600-700 शब्दों में आपके प्रश्न तैयार रहेंगे तो मुझे लगता है किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप उसे हैंडल जरूर कर लेंगे, आप उन चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। तो श्रृंगार ही रीतिकालीन कवियों का प्रिय विषय है। तो यहाँ पर लिखें, सबसे पहले रचना के बारे में लिखें, रचना के बारे में लिखें कि कौन सी रचनाएं हैं, रीतिकाल के बारे में लिखें तो भूमिका में रीतिकाल के बारे में लिखें, विषय कौन कौन सा है वो आप लिखने की कोशिश करें। तो रीतिकाल जो पूरा आपको पढ़ाया गया उस आधार पर आप भूमिका में 3-4 लाइन लिख दें और विषय के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख दें, और फिर उसके बाद में रचना पर आ जाए कि काव्यगत अभिव्यंजना पद्धति और काव्य रूप प्रतिपादित विषय में संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। विषय काव्य को प्रभावित करता है और अभिव्यंजना पद्धति को भी, विषय काव्य को प्रभावित करता है और अभिव्यंजना को भी। हेलो, हाँ, हरियाणा के लिए बैच चल रहा है, अभी क्लास हो रही है, अभी आपको 10 मिनट बाद कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विषय में आप लिखें कि विषय काव्य को प्रभावित करता है और अभिव्यंजना पद्धति को भी। रीतिकाल में प्रबंध रचना का पूर्ण अभाव नहीं है, किंतु इस काल की प्रमुख रचना पद्धति कैसी है? प्रमुख रचना पद्धति में आप लिखें कि प्रमुख रचना पद्धति मुक्तक है। केशवदास ने प्रबंध रचना की, किंतु उनकी श्रेष्ठता रामचंद्रिका में नहीं। केशवदास ने प्रबंध रचना की, लेकिन उनकी जो श्रेष्ठता है वो रामचंद्रिका में नहीं है, बल्कि रामचंद्रिका में नहीं बल्कि रसिक प्रिया में है। उनकी श्रेष्ठता रामचंद्रिका में नहीं, रसिक प्रिया में है। रामचंद्रिका एक असफल प्रबंध रचना है, रामचंद्रिका एक असफल प्रबंध रचना है। देव, मतिराम, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारी दास, सोमनाथ, भूषण, जसवंत, इन सभी कवियों ने अपने को मुक्तक काव्य तक ही सीमित रखा है। रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की रचना मुख्यतः वीर काव्य के रूप में हुई है, लेकिन इन प्रबंध काव्यों में कथा विन्यास और चित्रण की अपेक्षा वस्तु वर्णन, प्रेम की प्रधानता है। प्रेम प्रबंधों की रचनाओं में
बोधा और आलम को छोड़कर एक भी महत्वपूर्ण कवि नहीं हुआ। रीतिकाल की कविता का मुख्य छंद अगर देखें तो दोहा, सोरठा, रोला, कवित्त, सवैया यही है। रीतिकाल का कवित्त और सवैयों में ही कविता कवित्त और सवैयों में ही प्रकट हुआ है। विषय की अगर बात करें तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अगर विषय की बात करें तो सबसे पहले आप ये लिखें कि रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। कुछ अंशों में यह नामकरण ठीक भी है, क्योंकि रीतिकाल के कवि के विषय परिपाटीबद्ध थे। नायिका भेद तथा नायिकाओं के लक्षण नख सिख के अंतर्गत सौंदर्य, उपमान, संयोग, वियोग की विभिन्न दशाएं सभी कुछ निश्चित थे और प्रत्येक कवि ने उसका ही वर्णन किया है। अतः रीतिकालीन कवि अपनी विशेषता वर्ण विषय की नवीनता के द्वारा नहीं, कथन की वक्रता के द्वारा ही प्रकट करता है। उसने अपने कथन को चमत्कारपूर्ण बनाया क्योंकि उसका विषय चमत्कारिक नहीं था। कथन को चमत्कारपूर्ण बनाया है तो ये उनका विषय था। अगर अलंकार की बात करें तो रीतिकाल की कविता में अति अलंकरण का बाहुल्य है और इसी विशेषता को लक्ष्य करके मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यहाँ पर भी नाम दिया है। अलंकार को भी लक्ष्य करके कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार के कारण रूप आकार की सजावट भी अनिवार्य थी। इस काल में सांस्कृतिक साहित्य के अलंकार शास्त्र की लोकप्रियता भी आश्रयदाताओं को चमत्कृत करती थी। विरोधाभास और असंगति अलंकार का चमत्कार तो यहाँ पर देखने को मिलता है, खासकर बिहारी सतसई में विरोधाभास और असंगति आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि दृग उर्झत टूटत कुटुंब, सुना होगा आपने, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत और प्रति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। तो विरोधाभास और असंगति अलंकार का चमत्कार बिहारी सतसई में खूब देखने को मिलता है। तो इस प्रकार रीतिकाल के कवियों ने अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, किंतु चमत्कार मूलक अलंकारों का ही। अलंकारों में अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यमक, श्लेष, अनुप्रास ऐसे अलंकारों का प्रयोग अधिक किया गया। रीतिकालीन कवि का अप्रस्तुत विधान मुख्यतः दरबारी जीवन से लिया गया है, क्योंकि कवि की परिचित वातावरण दरबारी ही था। अब अगर भाषा की बात की जाए तो रीतिकाल के काव्य की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। ये भी आपने स्क्रीनिंग के लिए पढ़ा है कि रीतिकाल की भाषा क्या थी, काव्य भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। रीतिबद्ध कवियों में ब्रज भाषा का सुंदर रूप अगर देखें तो रीतिबद्ध में देव कवि में देखने को मिलता है। बिहारी जैसे रीतिबद्ध कवियों में ब्रज भाषा का या ब्रज भाषा पर प्रादेशिक भाषाओं की छाप है। बिहारी की भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी है, बुंदेली है, अवधी है, इनका मिश्रण मिलता है। फारसी भाषा के भी शब्द बिहारी सतसई में देखने को मिलेगा। भाषा का परिमार्जन और उसकी शक्ति का परिवर्धन रीतिमुक्त कवियों ने किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिमुक्त कवियों की ब्रजभाषा की सेवा का स्मरण कुछ अपने शब्दों में इस प्रकार से व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि घनानंद और ठाकुर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा, क्या लिखा है केवल ध्यान दीजिए, बाकी तो लिखित में आपको उत्तर मिलेगा और अपने विवेक से इन चीज़ों को सुनकर फिर अपने विवेक से उन चीज़ों को लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बाकी जहाँ भूलिए वहाँ डिटेल में जो मिलता है उस आंसर को भी देखें। घनानंद और ठाकुर ने ब्रज भाषा को बहुत शक्ति दी है। वाक्यांशों का ऐसा विधान, शब्दों का मनमाना और निरर्थक प्रयोग करने वालों में कहाँ, लोकोक्तियों का जैसा विनियोग ठाकुर ने किया है हिंदी के दूसरे कवि ने नहीं।
घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति में समृद्ध होकर सामने आती है। वाक्य ध्वनि तो दूर रहे, इन्होंने पदांश ध्वनि में भी जगह जगह काम लिया है। और इसके बाद अंत में निष्कर्ष रूप में लिखें कि अतः स्पष्ट हो जाता है कि घनानंद की ब्रज भाषा के तो पूरे जानकार थे ही, भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे। ये ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण दोनों ही थे। इसलिए बिहारी और घनानंद भाषा की दृष्टि से अपने युग के श्रेष्ठ कवि हैं। ब्रज भाषा का इन कवियों ने परिमार्जन करके और तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उसे सुसंस्कृत और शक्तिशाली बनाया तथा 200 वर्ष तक वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक छत्र राज्य करती रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी रत्नाकर के उद्धव शतक, वियोगी हरि की भक्ति विषयक रचनाओं में इसका प्रयोग हुआ, जो इसकी महत्ता का परिचायक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा। अब प्रश्न संख्या 4 देखें कि रीतिबद्ध काव्यधारा की रीति मुक्त काव्यधारा में भेद स्पष्ट करते हुए रीति काव्यधारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अब यहाँ पर आप लिखें कि भूमिका में कि रीति काल आचार्य शुक्ल का दिया हुआ नाम है, शुक्ल जी का दिया हुआ नाम है। वस्तुतः यह मध्यकाल का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध को शुक्ल जी ने भक्ति काल की संज्ञा दिया है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति थी और रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति और श्रृंगार थी। रीति और श्रृंगार थी। इसी आधार पर शुक्ल जी कालों का यह नामकरण किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन समझते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार मध्यकाल में तत्वतः 3 प्रकार की काव्यधाएं प्रचलित थी, भक्ति की, रीति की और स्वच्छंद मार्गी। घनानंद स्वच्छंद वृत्ति के कवि थे। अब आप लिखें कि रीति काल में भी काव्य की 3 धाराएं प्रचलित थीं, रीति काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। इसके बाद एक एक काव्यधारा के बारे में थोड़ा 2-2 लाइन लिख दे, 3-3 लाइन कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। और इस धारा के प्रमुख उल्लेखनीय कवियों में नाम तो आपने स्क्रीनिंग के लिए याद ही किया होगा, देव, मतिराम, पद्माकर। रीतिबद्ध में ऐसे रीति मुक्त कवियों का नाम याद किया होगा, रीति सिद्ध कवियों का नाम याद किया होगा। तो वही यहाँ पर आपको लिख देना है। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों में न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने इन रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित समझा और इनको फुटकर कवियों में ही स्थान दिया, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कवि न नगण्य ही है न उपेक्षणीय ही है। इन कवियों में विशेष उल्लेख अगर किया जाए तो रीति मुक्त में ठाकुर हैं, घनानंद है, बोधा है, आलम है, रसखान है। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। शुक्ल जी ने बताया कि इनकी विशेषताएं हैं रस, भाव, नायक नायिकाओं, अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता। इनकी विशेषताओं में है मार्मिकता और मनोहरता का बाहुल्य, और इन सब में घनानंद श्रेष्ठ हैं। रीति सिद्ध की अगर बात करें तो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत अकेले महाकवि बिहारी आते हैं। उनके काव्य में रीतियां सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकार सिद्ध हो जाती हैं। रीति सिद्ध कवियों में मात्र बिहारी को स्थान दिया गया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भी यही मान्यता है। अब फिर आ जाएं कि काव्यधाराओं में अंतर। तो आप लिखिए कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने अपने काव्य में परंपरागत तत्वों, सिद्धांतों को अपनाया। वास्तव में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों का काव्य संबंधी दृष्टिकोण 2 विरोधी रेखाओं को स्पर्श करता है। रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय परंपरा को आधार बनाया। रीतिबद्ध कवियों ने
शास्त्रीय परंपरा को आधार बनाया और इसी को आधार बनाकर काव्य रचना की। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, पिंगल की सीमा रेखा में बंधकर ये कवि सिद्धांत प्रतिपादन भी करते हैं और कविता भी लिखते हैं। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा अगर रीति मुक्त की बात करें तो रीति मुक्त कवियों ने परंपरागत मार्ग को नहीं अपनाया। परंपरागत मार्ग को इन्होंने नहीं अपनाया जो पहले से चला रहा था। इन कवियों ने कविता को अनुभूति प्रेरित माना और भाव को प्रधानता दी। अनुभूति प्रेरित माना और भाव को प्रधानता देते हुए अपने काव्य में इनको स्थान दिया। और यही कारण है कि एक और रीतिवादी केशव ने कविता कामिनी के लिए अलंकारों की आवश्यकता पर जोर दिया और लिखा कि भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित। तो वहीं घनानंद ने काव्य को जीवन की आत्मा स्वीकार किया और कहते हैं लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत। तो परंपरागत मार्ग अनुसरण करने वाले रीतिबद्ध कवियों का स्वच्छंद मार्गीय कवि ठाकुर ने तो करारा व्यंग किया है और यहाँ तक कह दिया कि लोगों ने कविता को खेल समझ रखा है। ऐसे रीतिवादी कवि कविता को एक मिट्टी का ढेला समझते हैं और सभ्य समाज के बीच फेंककर संतोष का अनुभव करते हैं। अब इसके बाद में अंतर के बाद में काव्यधाराओं की विशेषता पर आ जाए कि स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों की प्रमुख विशेषता, स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों की प्रमुख विशेषता प्रेम की मनोवृत्ति का सहज उद्घाटन है। उन्होंने प्रेम और विरह की धारा में स्नान करके सौंदर्य रूपी शराब की मस्ती में डूबकर जो कविता की है वो उनके हृदय की गहराइयों से निकली है। इन सभी कवियों ने प्रेम के मार्ग को सरल, सपाट और ऋजु बनाया। घनानंद ने कहा है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इसी भाव को व्यक्त करते हैं। उनके प्रेम में अभिलाषा भावना की प्रधानता है। रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों ने जिस प्रेम का वर्णन किया है वह प्रेम कैसा है, तो वह प्रेम उदात्त है। उसमें संकीर्णता वासना शारीरिक पक्ष के लिए स्थान नहीं है, बल्कि वह उदात्त है। पंक्ति आप देखें दिया गया है कि इस तरीके से, हाँ लिख दीजिए, घनानंद के ही इस तरीके से लिख दीजिए कि जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लागी रही चाह की, तब ते अनोखी आग लागी रही चाह की। स्वच्छंदतावादी काव्य हृदय से निकले हुए भावों का उन्मुक्त प्रभाव है। स्वच्छंदतावादी काव्य हृदय से निकले हुए भावों का उन्मुक्त प्रभाव है। यह वह काव्य है जो काव्य शास्त्रीय नियमों के किनारे को तोड़कर चपल उन्मुक्त नदी की भांति प्रवाहित होता है। ये जीवन के शाश्वत मनोभावों को गतिशील करने वाली काव्यगत आंतरिक अनुभूति है। रीति मुक्त कविता व्यक्ति प्रधान है। ये भी विशेषता लिख दीजिए कि रीति मुक्त कविता व्यक्ति प्रधान है। इसमें प्रेम को वैयक्तिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण यही है कि सभी कवियों ने अपने भोगी हुई प्रेमानुभूतियों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है, न कि सुनी सुनाई बातों को दोहराया है। स्वच्छंदतावादी काव्य आत्मपरक और व्यक्तिवादी है, ऐसा भी लिख लीजिए कि स्वच्छंदतावादी काव्य आत्मपरक और व्यक्तिवादी है। घनानंद के काव्य की ही बात करें तो स्पष्ट होता है कि उनके काव्य में निरूपित समस्त प्रेम और सौंदर्य का चित्रण उनकी वैयक्तिकता का परिणाम है। घनानंद ने सुजान के प्रेम पास में बंधकर जिस सौंदर्य का चित्रण किया है वह समस्त न केवल स्वच्छंदतावादी काव्य में वर्ण रीति काल में भी अद्भुत है।
तो इस तरीके से आप विशेषताएं लिख सकते हैं। तो परीक्षा में सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि रीतिकालीन रचनाओं की या रीतिकालीन काव्यधाराओं की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो विशेषताओं में 5-6 बिंदुओं पर आप लिखिए, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया, और फिर अंत में निष्कर्ष लिख दीजिए। क्या अतः हम कह सकते हैं कि रीति मुक्त कवि स्वभाव से ही स्वच्छंद रहे हैं, अतः उनका काव्य भी रीति से मुक्त और स्वच्छंद है। इन कवियों ने प्रेम सागर में डुबकियां लगाकर अनुभूति के जो मोती प्राप्त किए थे, उन्हीं को पूरी चमक दमक के साथ अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। यद्यपि इन कवियों ने राधा और कृष्ण के प्रति भी अनन्य भाव रखा है, फिर भी इनका प्रेम स्वच्छंद, सरल, सीधा और प्रशस्त है। और फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर कि रीतिकालीन काव्य के तहत श्रृंगारेतर काव्य का परिचय देते हुए प्रवृत्तिगत मूल्यांकन कीजिए। यानी श्रृंगारी पद तो अभी तक देखा ही गया, अब यहाँ पर श्रृंगारेतर, श्रृंगार के अतिरिक्त जो काव्यों की रचना हुई है, जैसे ज्ञान और भक्ति की रचना, सूफी या प्रेमाख्यानक रचनाएं, या राम भक्ति पर आधारित रचनाएं, कृष्ण भक्ति पर आधारित रचनाएं, नीति काव्य पर आधारित रचनाएं, वीर काव्य पर आधारित रचनाएं जो हुई हैं, उनका आपको वर्णन देना है, उनके बारे में आपको लिखना है। यही है श्रृंगारेतर काव्य। तो आप भूमिका में सीधे लिख दीजिए कि रीति काल के तहत केवल श्रृंगारी काव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि श्रृंगारेतर काव्य की भी रचनाएं हुई हैं, जिनमें सरल और ब्रज भाषा बड़ी ही सहृदयता के साथ व्यक्त की गई है। उसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पर आप दे दें ज्ञान और भक्ति से प्रेरित काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, राम भक्ति के काव्य। तो ये 2-3 लाइन में आप लिखें। अब रीतिकाल के विषय के बारे में लिख दें पैराग्राफ चेंज करके कि हिंदी साहित्य का मध्य युग भक्ति और रीतिकालीन काव्य को अपनी परिधि में समेटे हुए है। रीति काव्य प्रमुखता श्रृंगार भावना और कला के प्रति सतर्कता का काव्य है। रीति काव्य की श्रृंगारिकता रीतिबद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद भावधारा के रूप में प्रकट हुई है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति इस युग में खुलकर सामने आई है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि अगर याद है तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन लिखें, नहीं याद है तो आप सीधे ऐसे लिख दें कि इसमें कवियों ने कोई संकोच नहीं किया है। इस युग की श्रृंगारिकता में अप्राकृतिक दमन से उत्पन्न ग्रंथियां नहीं हैं, न वासना के उन्नयन अथवा प्रेम को, अतीन्द्रिय रूप को उचित अनुचित दिखाने का प्रयास किया गया है, बल्कि श्रृंगारिक कुंठाओं से मुक्त थी। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घूमड़न और मानसिक छलना नहीं है। रीति काव्य में श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोगों ने इस काल को श्रृंगार काल जरूर कहा है। भले ही इसमें श्रृंगार की बात पूर्णतः व्याप्त नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत भक्ति, नीति, वैराग्य, वीर आदि साहित्य भी लिखे गए हैं। और फिर पैराग्राफ चेंज करके ज्ञान और भक्ति से प्रेरित काव्य लिखे कि ईसा की 13वीं शताब्दी में भक्त कवियों ने जिस निर्गुण काव्य की काव्यधारा प्रवाहित की, वो धीरे धीरे अग्रसर होती रही और ईसा की 17वीं शताब्दी से आगे बढ़कर भी अपना ज्ञान, योग, भावना की शांतमयी शीतलता प्रदान करती रही। और इस क्रम में आप लिखें कि भक्ति धारा से रीतिकालीन साहित्य को आप्लावित किया। इसके तहत जो जिन लोगों ने काव्य लिखा है उनका उल्लेख कर दीजिए। इसमें कौन से हैं? तो आप यारी साहब जो आपने पढ़ा है स्क्रीनिंग के लिए, यहाँ पर यारी साहब को लिख दीजिए, यहाँ पर दरिया साहब को लिख दीजिए, यहाँ पर उदाहरण में जगजीवन दास को लिख दीजिए, यहाँ पर आप चरण दास को लिख दीजिए, यहाँ पर आप तुलसी साहब को लिख दीजिए, तुलसीदास नहीं, तुलसी साहब, हाथरस वाले तुलसी साहब को लिख दीजिए। अब इसके बाद में यारी साहब के बारे में अगर थोड़ा बहुत याद है, दरिया साहब के बारे में याद है, या चरण दास के बारे में याद है, या शिवनारायण के बारे में याद है तो लिख दें। अगर नहीं याद है तो बस इनके बारे में एक एक लाइन लिखते हुए आगे बढ़ जाएं, या इनकी रचना याद है तो लिख दी। फिर सूफी काव्य के बारे में आ जाए
कि यद्यपि हिंदी में प्रेमाख्यानकों की सूफी काव्यधारा का पूर्ण उत्कर्ष भक्ति काल में लक्षित होता है, किंतु वस्तुतः यह काव्यधारा 19वीं सदी के अंत तक भी चलती रही। रीतिकाल में प्रायः 2 प्रकार के प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, एक आध्यात्मिक सिद्धांत परक और दूसरा लौकिक प्रेम परक। आध्यात्मिक के तहत इनके आध्यात्मिक रचनाओं के लेखकों में कुछ मुसलमान सूफी कवि थे, कुछ हिंदू संत कवि थे। मुसलमान कवियों में कासिम शाह की जो रचना है वो भी इसके रीतिकाल के तहत आ जाएगी। आप कासिम शाह का उल्लेख कर दीजिए, आप नूर मोहम्मद का उल्लेख कर दीजिए, आप शेख निसार का उल्लेख कर दीजिए। हिंदू कवियों में लौकिक प्रेम में आप सूरदास का उल्लेख कर दीजिए, दुखरन दास का उल्लेख कर दीजिए। लौकिक प्रेमाख्यान में आप बोधा चतुर्भुज दास का उल्लेख कर दीजिए। तो यहां पर जो बताया जा रहा है इनका उल्लेख आप करते हैं, इनके बारे में एक एक लाइन लिखते हुए और 350 से ज़्यादा शब्दों को आप आगे ले जा सकते हैं। राम भक्ति की अगर काव्य की बात करें तो आप लिखें कि यद्यपि 1650 ईस्वी के आसपास भक्ति का काव्यात्मक गंगा में श्रृंगार की यमुना और नीति की सरस्वती भी आ मिली थी, लेकिन फिर भी उस त्रिवेणी में भक्ति की गंगा धारा दिखाई देती है। ईसा की 17वीं और 19वीं सदी तक सेनापति के, अब यहाँ पर उदाहरण आप दे दे सेनापति के कवित्त रत्नाकर में राम कथा वर्णित है, उसका उल्लेख करें। रीतिकालीन साहित्य में जिन कवियों ने राम भक्ति का आश्रय लिया उनमें आप गुरु गोविंद सिंह का नाम दीजिए, जानकी रसिक शरण का नाम दीजिए, किशोरी शरण का नाम दीजिए, नवल सिंह है, विश्वनाथ सिंह है, तो इनका आप नाम दे दीजिए। इसके बाद कृष्ण काव्य के बारे में थोड़ा लिखिए कि रीतिकालीन भक्ति काव्य में चाहे आलंबन राम रहे हों और चाहे कृष्ण, दोनों के काव्य में माधुर्य भाव की प्रधानता रही है। इस काल में कवियों ने कृष्ण भक्ति के संबंध में रखने वाली 2 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। एक तो लिखा है मुक्तक और दूसरा लिखा है प्रबंधात्मक। मुक्तक और प्रबंधात्मक, और दोनों प्रकार के काव्य में मूलतः तो भावना जो रही है वो भावना श्रृंगार की ही रही है, लेकिन वो राधा कृष्ण के भक्ति के आवरण से आवृत है। रीतिकाल के प्रबंधात्मक कृष्ण भक्ति काव्य के लेखकों में प्रबंधात्मक में आप गुमान कवि का नाम दे दीजिए, गुमान कवि या गुमान मिश्र जो भी लिखें, तो गुमान का नाम दे दीजिए, ब्रजवासी दास का नाम दे दीजिए। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, शॉर्ट में आप जरूर लिखते चलें। मंचित कवि का नाम सुना होगा, उनका नाम दे दीजिए। मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य में आप नागरी दास का नाम दे दीजिए, नागरी दास, वृंदावन दास, भगवत रसिक, इनका नाम दे दीजिए। और फिर नीति काव्य के तहत आ जाइए। नीति काव्य के काव्यधारा, नीति काव्य में आप लिखें कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल में नीति परकता भी एक प्रवृत्ति बनकर आई और इस काल की नीति विषयक रचनाएं पुंछलतारे की भांति अचानक टूटकर नहीं आई। संस्कृत काव्यों से इसकी एक परंपरा प्रवाहित हो रही थी। कबीर, तुलसी, रहीम, जमाल आदि कवियों ने भी नीति विषयक रचनाएं दोहे छंद में की है। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों के लेखकों में अगर बात करें तो वृंद, वैताल, सम्मन, राम सहाय दास, दीनदयाल गिरी आदि का नाम है। इन सभी में विशेष प्रसिद्ध अगर बात करें तो विशेष प्रसिद्ध थे गिरधर कविराय। रीतिकाल का युग यह मानकर चला है कि काव्य और अनेक संवादों का संगम होता है।
प्राय ये माना जाता है कि इस काल के कवियों ने नीति की सूक्तियाँ भी कही हैं, राधा और कृष्ण के अनुकीर्तन भी किए हैं, फिर भी इन्हें ना तो नीतिकार कह सकते हैं और न भक्तिकार। वास्तव में तो ये कवि यही सोचकर कविता करते थे। क्या सोचकर? पद तो याद होगा आप लोगों को ना, क्या सोचकर कविता करते थे कि रिझी है सुकवि जो, रिझी है सुकवि जो, तो जानो कविताई, ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है ना। तो इस पद को भी आप उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं। फिर वीर काव्य में आ जाए कि रीतिकाल में जिन श्रृंगारेतर विषयों को चुना गया उसमें वीर भावों की पोषक धारा का भी स्थान है। श्रृंगार मिश्रित वीर काव्यों में रसों की पद्धति का भी विकास हुआ है, जिसमें जोधराज हैं, चंद्रशेखर हैं, सूर्यमाल हैं, इनकी रचनाएं वीर परक हैं। भक्ति भावित वीर काव्यों में जो वर्णन किया गया है वो दुर्गा का वर्णन किया गया है, कालिका का वर्णन किया गया है, नृसिंह का वर्णन किया गया है, हनुमान का यशोगान किया गया है। तो परकीर्ण और काव्य के कर्ताओं में भी अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं। तो इस समस्त रीतिकालीन वीर काव्य को ध्यान में रखें तो स्पष्ट होता है कि अधिकांश रचनाएं राज्याश्रित से संबंधित होने के कारण प्रशस्ति मूलक हैं। हाँ, शिवाजी व छत्रसाल आदि चरित नायकों को लेकर ही जो काव्य लिखे गए हैं वे अवश्य ही उत्तम कोटि के हैं। अंत में आप लिख दें कि समग्र विचारों के उपरांत कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धारा तो श्रृंगार ही है, किंतु उसके समानांतर इस काल में ज्ञान, वैराग्य, नीति, प्रेमाख्यानक, प्रकृति, कृष्ण, राम भक्त, वीर भावधाराएं भी चलती रही हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। फिर रीतिकाल में आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो अब आचार्यत्व के बारे में आपको पहले भूमिका लिखना है, रीतिकाल के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, काल के बारे में 2-3 लाइन 4 लाइन आपको लिख देना है। और फिर यहाँ पर आचार्यत्व क्या होते हैं, क्या है आचार्य, यानी आचार्य शब्द संस्कृत से लिया गया, आप लिखें। और यह किससे मिलकर बना है, आचार्य का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर 3-4 लाइन इसके बारे में लिखें। फिर आचार्य कवि कौन कौन से हैं, तो आचार्य कवि में आप चिंतामणि हैं, कुलपति हैं, देव हैं, सूरत मिश्र हैं, कुमारमणि, श्रीपत, सोमनाथ, भिखारी दास, रूपशाही हैं। तो इन लोगों का नाम लिखें कि आचार्य कवि कौन कौन से हैं। फिर चिंतामणि के बारे में 3-4 लाइन आपको लिखना है। फिर कुलपति, मिश्र, देव, भिखारी, प्रतापशाही, इन लोगों के बारे में लिखकर ग्वाल, कबीर, अश्लीन, पद्माकर, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो अगर इसे आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भारतेंद्र युग है, तो भारतेंद्र युग पर भी यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पर लिखने का प्रयास आप लोग करिएगा, लिख कर भेजिएगा। बाकी इसका सेकंड पार्ट जो आपको मिलेगा, वो सेकंड पार्ट आपको कविता से मिलेगा। और कविता में असाध्य वीणा से शुरू करेंगे अगला पार्ट, कि असाध्य वीणा कविता का कथ्य और प्रियंवद के कृत्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से सेकंड पार्ट मिलेगा। बाकी कैसा लगा आपको, अंत तक आपने देखा, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा कि कैसा लगा। बाकी हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट में।